हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अपनी स्टडीज़ में लगे होंगे, बहुत सारे प्रयास कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी नॉलेज को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। तो ये चैनल आपके लिए है। हम कुछ ना कुछ रोज़ सीखेंगे और जानेंगे कि लॉज क्या हैं हमारे भारतवर्ष में, क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, और इससे भी अधिक बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं। तो आज मैं उसका ही कंटिन्यूएशन कर रही हूँ जो कल हमने डिस्कस किया था। तो कल हमने राइट टू इक्वालिटी का डिस्कशन किया था। तो राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल है उसमें 14 से 18 तक हैं। तो 14 में क्या दिया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आज हम उसी का एक सब पार्ट ले रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स के गिवन है। से मैंने कल बताया था कि किसी को भी इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। क्या है वो बेसिस, क्या है वो ग्राउंड्स, क्या है? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हमने जाना था। और इसी में ही आता है रिजर्वेशन टू ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपके SC STs को भी रिजर्वेशंस दिया गया है। ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 27% है, और जो SC STs को मिलता है वो 21.5 के आसपास है। राउंड ऑफ 22 लिया जाता है। यानी कहते हैं इंदिरा स्वामी का जो केस था उसमें ये कहा गया था कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। उन्होंने एक, कह सकते हैं कि एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि 50% किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो पोस्टर्स होंगी वो रिजर्व्ड होंगी, जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया गिवन है उस बेसिस पे, और बाकी जो होंगी वो एज जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, आगे जानते हैं कि अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि 103 जो 103 जो अमेंडमेंट हुआ है वो EWS सेक्शन को भी क्या दे रहा है, 10% का रिजर्वेशन दे रहा है। ठीक है, ये अभी जल्दी हुआ है, 2019 का अमेंडमेंट है, जिसमें कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और इसके क्राइटेरियाज आप जानते हैं। जो इकोनॉमिकली वीक हैं, एक उन्होंने पर्टिकुलर 8 लाख का एक तरह की सीलिंग कर दी है कि इसके जो नीचे हैं उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, थर्ड इसी में पॉइंट आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इन्वायरमेंट्स। ये आर्टिकल 16 है। इससे पहले जो हमने जाना था वो आर्टिकल 15 है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में गिवन है, वो बहुत वाइड डेफिनेशन है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट रन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके जो नॉर्मल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती हैं उनमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कह रहे हैं कि स्टेट कभी भी किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कि रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकता, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे नहीं कर सकता। इसके 4 एक्सेप्शंस भी हैं। क्या हैं 4 एक्सेप्शंस, वो जानते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट ही अल्टीमेट अथॉरिटी होगी कि वो रूल्स बनाएगी कैसे करना है, और कोई भी व्यक्ति इक्वलिटी ऑफ जो अपॉर्चुनिटी दी गई, यानी कि जो अवसर की जो समानता क्रिएट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है,
वो ये कहता है, ये लॉ कहता है कि किसी को इस बेसिस पे नहीं वंचित कर दिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर एरिया को या प्रांत को बिलोंग करता है, किसी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करता है, या फिर वो किसी डिसेंट का मतलब यहाँ होता है वंश जो होता है, एसेंट और डिसेंट आपने पढ़ा होगा, उससे अगर बिलोंग करता है तो इस बेसिस पे हमारा स्टेट, कल भी जाना था कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो स्टेट इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई जॉब्स हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है, आगे जानते हैं। मंडल कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, कब बना था? 1979 में। ठीक है, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तब बना। सेकंड बैकवर्ड कमीशन उन्होंने ही अपॉइंट किया था, और इसके जो चेयरपर्सन थे बीपी मंडल, उन्हीं के नाम पे ये मंडल कमीशन बना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 340 आया, जिसमें कि वही जो बताया गया कि, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी इस मतलब मंडल कमीशन पहले बन गया, बट इन्होंने क्या 11 साल लगा दिए उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो 1990 में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और बना कब? 79 में। कई उसमें ऐसा भी है कि कई रिपोर्ट्स आई, फिर दूसरा उन्होंने एक्सटेंशन मांगा उस पर। ठीक है, इस वजह से इतना डिले हुआ। आजकल भी चर्चा चल रही है कि कास्ट सेंसस करा लें, जान लें कि कितनी कास्टेस का कितना मतलब कितनी किसकी भागीदारी है, कितना उनका पॉपुलेशन बढ़ चुका है, कितना कम हुआ है, क्या रेशियो है, वो जानने के लिए इस पर पार्लियामेंट में काफ़ी ज़ोर विपक्ष दे रहा है। ये आपको भी पता ही होगा, न्यूज़ में आता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 17 लेते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में कई कुरीतियाँ रही हैं, उनमें एक अनटचेबिलिटी की यानी अस्पृश्यता का यहाँ पे कह सकते हैं बोलबाला था। जो हायर कास्टेज हैं वो एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लोअर कास्टेज यानी शूद्र जो कहे गए हैं, SC STs के साथ बहुत सारा भेदभाव करते थे। अंबेडकर बहुत बड़ा उदाहरण है उसका, उनके साथ क्या क्या भेदभाव हुआ और उन्होंने कितना झेला। इसीलिए लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और ये कहा था कि मैंने जन्म तो ले लिया है हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई भाई यानी कि में ही इतना भेदभाव हो रहा है। वो ये समझते थे कि जब जाति ही यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि मनुष्य में ही इतना भेदभाव कर दिया गया है, तो यहाँ क्या रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अंततः उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो अनटचेबिलिटी का एबोलिशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि उसका पूरा ही उसको समाप्त कर दिया गया, किताबों में हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, एक किताबी ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में बहुत चीज़ें अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि स्टेट जो है एबॉलिश करेगा अनटचेबिलिटी को और इसकी प्रैक्टिस को भी एबॉलिश करेगा। ठीक है, और इसको अगर कोई करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, और आखिरी जो इसमें आर्टिकल आता है आर्टिकल 18, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हमें पता है कि हम जब आज़ाद हो रहे थे तो उससे पहले बहुत सारी विरासतें थी, किंगडम सिस्टम था, बहुत सारे राजा अपनी अपनी राज्य पे राज्य करते थे, उनके कुछ टाइटल्स थे जिसको वो लगाते थे। तो उसका भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसको एबॉलिश किया। ठीक है, और इसमें एक ये भी है कि किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट उसमें क्या किया गया है कि मिलिट्री में जो टाइटल्स दिए जाते हैं या फिर कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है उसको छोड़ करके
बाकी जो अगर आप टाइटल कोई लगाते हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मना किया, उसका एबॉलिशन किया। ठीक है, ये एक तरह से इसलिए किया गया क्योंकि मनुष्य मनुष्य में ही एक डिस्क्रिमिनेशन लाता है। ठीक है, भेदभाव की भावना कि फला तो ये कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब समान हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्टिकल 19 लेते हैं आज। तो आर्टिकल जो 19 है, राइट टू फ्रीडम, उसमें भी सब आर्टिकल्स हैं, उसमें भी सब पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 19 गारंटीज 6 राइट्स। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कल मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये इतना डिबेटेबल टॉपिक है, इतना इस पर बात होती है कि आप इसको चर्चा किए बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा इसमें आता है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं धरने पे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन हथियार वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप कोई यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ये राइट आपको गिवन है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब इसके अगला ये अधिकार क्या दिया गया? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहीं भी आप अपना घर बना सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन जो भी करना चाहते हैं, इसका भी अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, आगे जानते हैं कि ये क्या मतलब इन अधिकारों को देने का क्या मतलब है। जैसे पहले भी कहा था कि दे आर सो फंडामेंटल इन नेचर विदाउट विच ह्यूमन जो लिबर्टी है वो रिस्टोर कैसे होगी। लिबर्टी का यहाँ मतलब बहुत ही क्या है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है लिबर्टी। अगर आपके जो मूल अधिकारी छीन लिए जाएंगे तो लिबर्टी कहाँ रह जाएगी। आपको कुछ सारा तो स्टेट इम्पोज कर देगा, अपनी अथॉरिटी सब छीन लेगा। तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये जानते थे कि सिटीजन्स को भी कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जहाँ पर वो स्टेट से उनको इन्फोर्स करा सके। अगर उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है, उनका वायलेशन होता है, तो स्टेट इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसको निश्चित करना होगा हर एक सिटीज़न को कि वो उनके अधिकार को रिस्टोर कराए। और आप ये भी जान रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स का एक स्पेशल जो उसमें बात है वो ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपको लोअर कोर्ट से मूव करना होता है, बट ये इन राइट्स का जो कह सकते हैं इन्फोर्समेंट आप सुप्रीम कोर्ट से करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इसे कहा जाता है कि क्या है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो ये हमें इसमें क्या कहते हैं, जो आर्टिकल आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आर्टिकल 20 है। इसमें बता रहे हैं कि कोई इल्लीगल, मान लीजिए कोई भी आपको एक तरह के पनिशमेंट को ही वो क्या कर देता है। जो जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजंस ऐसे जो आपके मजिस्ट्रेट्स हैं, जो आपके पुलिस हैं, जो आपका पुलिस पूरा तंत्र जो है SHO वगैरह है, तो कई बार क्या होता है वो आर्बिट्रेरली अरेस्ट करते हैं। मतलब कभी भी आर्बिट्रेरी का मतलब ही है कि कोई रीज़न नहीं है, अरेस्ट कर लिया है और क्या कह रहे हैं कि रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है नो डबल जियोपार्डी।
नो डबल चियोपार्डी का मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कोई किसी ने अपराध किया है तो आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि, और कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, इसी का सब पार्ट है कि कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट ही गवाही दे। कई बार क्या होता है, जो ये पुलिस अथॉरिटीज़ होती हैं वो इलीगली साइन कराती हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखा है बताती भी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द इनैक्टमेंट ऑफ सच अ लॉ इज़ प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 20। नो, पहला इसमें जो पार्ट था वो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब होता है कोई पुराना लॉ को दिखा करके आप प्रेजेंट सिचुएशन में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी जब किसी भी अपराध को कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर उस समय वो लॉ है तो ही अरेस्ट होगा, तो ही कन्विक्शन होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने अगर जाना होगा, जो आप लीगल फर्टर्निटी से नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि एक केस आता है हमारी हिस्ट्री में, नंद कुमार का केस। उसे बोला जाता है कि न्याय की भ्रूण हत्या। कि उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे उस समय, और उस समय क्या हुआ कि किसी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बेसिस पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उनका कन्विक्शन हो गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। और वो असल में उस समय वो लॉ भी नहीं था, किसी पुराने लॉ को उठा करके उन्हें इस तरह का पनिशमेंट दे दिया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ था उसमें। ठीक है, तो आज के लिए एक टॉपिक और ले लेते हैं जो कि बहुत ही वृहद है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो ये क्या डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। द राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स। कल भी हमने जाना था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, उनमें से ये एक है। इसमें बहुत ही चर्चित केस मेनका गांधी का केस है कि वो कई बार जाना चाहती थी, उनका वीज़ा वगैरह कुछ रोक लिया गया था, उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी बाहर। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें नहीं रोक सकते, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कहीं भी जा सकते। तो उन्होंने उन्होंने इसीलिए फिर क्या हुआ कि इसी केस से फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस हो गया था, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेशन है, यानी अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका में। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 21 में ही बहुत सारे सब आर्टिकल्स और भी फ्रीडम्स जोड़ दी गई, उसका मतलब निकाला, मतलब उसका बहुत ही इंटरप्रिटेशन बहुत वृहद किया गया, यानी बहुत ही डिटेल, बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन किया गया कि उसमें एक तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है ही, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ एंड वेरियस अदर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम फंडामेंटल राइट्स का कुछ समय लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जितना सरल शब्दों में हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगी। निश्चित ही बुक का थोड़ा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है, एक ले मिलती है। तो रैंडम क्योंकि स्टडी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, और इट्स गुड टू रेफर टू द बुक्स। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करिए स्टडी, पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि पावर ऑफ नॉलेज इज़ ग्रेट। कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।